देखिए आजकल जो है ना, वेरी सिलेक्टिव रिपोर्टिंग इज बीइंग डन इन द मीडिया एंड समटाइम्स आउटराइट लाइज। अगले दिन मेरे वाइफ के मुतालिक झूठी खबर चला दी। भाई चलो ठीक है, चलाते रहो। अब हम सुबह से रात तक सिर्फ क्लैरिफिकेशन ही देते रहे। है नहीं है कि भाई वो चीफ जस्टिस उस मीटिंग में मौजूद, भाई थोड़ा सा खौफ करें, हमारा तो नहीं करें, अल्लाह ताला का सच बोलने। कभी कभी हम किसी को कंटेम नोटिस तो नहीं हर चीज को देंगे। आप कहेंगे ओहो जर्नलिस्ट को कंटेम नोटिस दे दी, तो सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा वही बिकेगा बस बाजार में। अब कहीं दुनिया के कहीं भी जगह होती है ना, एवरी स्टोरी मस्ट बी वेरीफाइड। आप देख रहे हैं रेड लाइन के अंदर फेक न्यूज़ के ऊपर बातचीत। आज पाकिस्तान की सबसे अहम अदालत का सबसे अहम ओहदेदार चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बता रहा था कि किस तरह उसकी बेगम के बारे में खबर ये चलाई गई कि एक ऑफिशियल मीटिंग के अंदर ये मौजूद थी, और उसके बाद बहुत सारे अकाउंट्स ने इसको ट्वीट किया, उसके ऊपर वीलॉग्स हुए। और जो मुनसफ़े आला है वो आपको इस्तदा कर रहा है कि हमारा खौफ नहीं करते तो अल्लाह का खौफ कर लें। कभी कभी आप सच बातें भी कर लिया करें। आज के प्रोग्राम में हम ज़रा फेक न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे। फेक न्यूज़ सिर्फ यही नहीं है कि चीफ जस्टिस की जो ज़ौजा हैं वो किसी ऑफिशियल मीटिंग के अंदर बैठी हुई थी। फेक न्यूज़ ये भी है कि एक एयरपोर्ट बिक गया वॉल्टन के अंदर 50 बिलियन के ऊपर, अगरचे 350 बिलियन पर मुहित था, और उसके ऊपर लाखों ट्वीट्स हुए। फेक न्यूज़ ये भी मुमकिन तौर पर हो सकती है अगर आप दावा करें कि किसी ख़ास सियासी कैदी को या उसकी ज़ौजा को जहर दिया जा रहा है और उसके बाद धड़ाधड़ उसके ऊपर तज्जिए हों। फेक न्यूज़ का दौर एक नया आने वाला है कल, जब सुप्रीम कोर्ट अपनी सू मोटो की प्रोसीडिंग्स का आगाज़ करेगी। 6 जज साहबान ने जो ख़त लिखा, तो आप देखेंगे कि फ़ेक न्यूज़ की फैक्ट्रियाँ कैसे कैसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं। तो हमें इसका आज अहाता करना है। हमारे पास एक बहुत अच्छा पैनल मौजूद है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, साबिक निगरान वज़ीर इत्तलात, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मुश्ताक मिन्हाज, तज्ज़ियाकार, मुस्लिम लीग नवाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, साबिक वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर, लेकिन बहुत अरसे इन्होंने सहाफ़त का दामन पकड़े रखा और ही इज़ ओल्ड गुड कोलीग। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। हमारे पास वन एंड ओनली मतीउल्लाह जान साहब मौजूद हैं, जो हर किस्म की सहाफ़त कर चुके हैं, प्रिंट कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक कर चुके हैं, यूट्यूब कर चुके हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। तो हमारी तरह इन्होंने तमाम जाविये देखे हैं मीडिया की एवोल्यूशन के। आपका बहुत शुक्रिया। हमारे पास साकिब तनवीर मौजूद है, जो सोशल मीडिया एडिटर हैं इंडिपेंडेंट उर्दू के, और डिजिटल मीडिया के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, और इन्होंने एक अपना नेटवर्क भी बनाया हुआ है जिसके ज़रिए ये झूठी खबरों की गर्दन पकड़ते हैं और फैक्ट चेक करके बताते हैं कि कैसे हकीकत क्या है और फसाना क्या है। तो साकिब, आपका ही बहुत शुक्रिया। हमें यासर हकीम भी ज्वाइन करेंगे, नुमाइंदा समा टीवी। आज इमरान खान की ज़ौजा ने मीडिया से तो नहीं, मखसूस शख्सियत से बात करते हुए मीडिया की मौजूदगी में ये कहा कि उनको स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, बल्कि उन्होंने कहा कि हार्पिक के 3 कतरे उनके खाने में मिलाए गए, जिसका जायका उनको महसूस हुआ। फिर उनके जो हस्बैंड हैं जो जेल के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि हार्पिक नहीं है, दरअसल स्लो पॉइजनिंग है। तो इसके बाद खबरें बननी शुरू हो गई कि उनकी जान को ख़तरा है। तो यासर हमें उनके बारे में बताएंगे। स्टार्टिंग विद यू मतीउल्लाह जान, कि ये तो चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब ये कहे कि मेरी बेगम को आपने उस मीटिंग में बिठा दिया जहां पर वो मौजूद नहीं थी, ना ही वो हो सकती थी, और फिर वो वास्ते दे रहा है अल्लाह के। व्हाट डज इट टेल यू अबाउट फेक न्यूज़? वेल, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि जुडिशल हाईएस्ट ऑफिस जो है वो सहाफ़ियों को हरासा करने के केस के हवाले से समाअत कर रहा है, और उसके साथ वो अपनी ज़ाती तौर पे जिस तरीके से वो टारगेट हुआ है और ज़ाती तौर पे जिस तरह वो विक्टिम बना है वो उसका इजहार कर रहा है। मेरे लिए शायद इस वक्त फेक न्यूज़ और उनकी अहलिया के इजलास में शिरकत की खबर से ज़्यादा अहम बात यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस केस के दौरान उस बेंच पर बैठकर इस तरह की वजाहत देनी चाहिए थी या नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ ये ज़्यादा बड़ी खबर है और ये ज़्यादा अहम वाक़या है बनिस्बत उस खबर के जो किसी रिपोर्टर ने चला दी कि उनकी अहलिया इजलास में मौजूद थी। तसव्वुर करें वो नहीं थी, और अब चीफ जस्टिस कह रहा है तो मानना भी पड़े। नहीं, अगर चीफ जस्टिस भी कह रहा है तो हमारे यहाँ तो ऐसे चीफ जस्टिस भी गुजरे हैं जिनके ऊपर हम उनकी सासू माँ के इल्जाम भी लगाते हैं। लेकिन अगर आप इसके ऊपर रहे कि क्या वहाँ पे मौजूद थी कि नहीं थी? नहीं, देखिए ये बात तो अब चीफ जस्टिस ने कह दी है, नहीं थी ना। मैं ये खबर नहीं चलाई, ना मैं इस पे इंसरार करूंगा। मैं कह रहा हूँ खबर क्या है इसका, खबर तो ना हुई। खबर मैं यही कह रहा हूँ कि ये चीफ जस्टिस का एक मौक़िफ़ है, सामने आ गया है,
वो सिंपल प्रेस रिलीज से भी तो हो सकता है। आप चाहेंगे लेकिन कि मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हाउ द स्टेट एंड हाउ द स्टेट इंस्टीट्यूशन रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू दीज फेक न्यूज़। क्या वो इसको एक एक्सक्यूज़ बना के क्या वो सहाफ़ियों का गर्दन दबाएंगी, गला दबाएंगी और तमाम सहाफ़ियों को फेक न्यूज़ की मिसाल देके उनको स्ट्रेंगुलेट करेंगी? क्या असद तूर की तरह उन पर गलत दफात लगाएंगी जिसका एतराफ़ अटॉर्नी जनरल भी करता है? आपने देखा कि हमने बात मेरे ख्याल में बड़ी खबर जो है, हमने बात का आगाज कहां से किया? फेक न्यूज़ से किया और इख्तिताम कहां पे हुआ? यही मैं बता रहा हूं। इसकी हमारे साथ देखें क्या हो सकता है? होल्ड सर एक जुमला, लास्ट जुमला। मैं समझता हूं कि जिस रियासत, जिस मुआशरे के अंदर रियासती इदारे फेक न्यूज़ चला रहे हों, रियासती इदारे प्रोपेगेंडा कर रहे हों, अदलिया के अगेंस्ट कर रहे हों, हुकूमत सियासतदानों के अगेंस्ट कर रहे हों, वहां पे एक फेक न्यूज़ को बहाना बना के आप प्रोफेशनल जर्नलिस्टों को आगे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सक्यूज बनी है। असद तूर के साथ क्या हुआ? नहीं, अब आपने कहा कि इस खबर को बहाना बना के हमारे साथ ये ना हो, तो आपको किसने कहा ये होने वाला है? तो होने वाला है और हुआ भी है। होने वाला नहीं, हुआ है इस मुल्क में और हो रहा है। इस खबर की बुनियाद पर हो रहा है। इस खबर की बात नहीं कर रहा, लेकिन अब चीफ जस्टिस की तरफ से अगर ये बात की गई है, इसको बुनियाद बनाया जाएगा। और एक हाउ डू यू नो? मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। आपकी खबर में नहीं? मेरी राय में रजिस्ट्रार के जरिए एक राय देनी चाहिए थी। ख्याल है, वहम है, नहीं वहम नहीं, वहम शक की बात नहीं है। खबर है, ऐसे ना करें। देखें, आपने मुझे तज्जिए के बुलाया, ख्याल और वहम। मैंने खबर की डेफिनेशन पे अगर आपने मेरी राय पूछी है तो उसको राय रहने दें, उसको राय के तौर पर राय को बयान करें। वहम आप नहीं कह सकते, वरना ये सारे वहमी इधर बैठे हुए जिनको आपने बुलाया। अब आप हम इधर अपना तज्जिया देने आए, कोई वहमों का इजहार करने तो नहीं। आप खदशात का इजहार करते हैं। मैं खदशात नहीं कर, मैं कह रहा हूँ कि ये पहले भी हुआ है और अब भी चीफ जस्टिस ने पहले भी रिमार्क किए, जिसके बाद असद के ऊपर मुकदमा बना। क्या ये फैक्ट है? क्या ये फैक्ट है? किस चीज के? क्या ये फैक्ट है कि होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है। और ये होने वाला फैक्ट हुआ है और हुआ भी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हो चुका है, लेकिन आइंदा भी होने जा रहा है, होने वाला है वो। और ये सलगी साहब जो है, ये वजीर थे जब ये सारे वाकयात हो रहे थे, और जो सहाफियों से छलांग मार के अब दूसरी सियासत में चले गए, इनके होते हुए असद तूर के ऊपर झूठे और गलत मुकदमा बना, और ये आज माफी भी नहीं मांगेंगे आज असद तूर से, जिसके बारे में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो गलत दफात। आई रिस्पेक्ट योर सेंटिमेंट्स, लेकिन मौजू के ऊपर फैला रहे, आप अपनी आर्गुमेंट को बिल्कुल बेस करें। इस मौजू फेक न्यूज़ से जुड़ा है, सियासी बिहेवियर जुड़ा है फेक न्यूज़ से। तलब ओके, दैट फ्रेम्स द इशू। बात शुरू कहां से हुई थी और बात आपके ऊपर आके ठहरी कि आपने माफी भी नहीं मांगी? जी, मैंने नहीं मांगी थी और नहीं मांगूंगा। ठीक, मुख्तसर जवाब ये है। ठीक है, ओके। मैं भी आपके लिए ताली बजाऊंगा अगर आपको इससे खुशी होती है। मुझे भी ताली बजानी आती है। बैक टू बात ये है, फेक जी, गो अहेड, योर रिफ्लेक्शन। देखें, जो कुछ चीफ जस्टिस साहब ने कहा, इस तरह की वारदात, बहुत सारे वारदात ये सुबह शाम कर रहे हैं। ठीक, अफराद के ख़िलाफ़ भी, जमातों के ख़िलाफ़ भी, इदारों के ख़िलाफ़ भी, किसी की इज़्ज़त जो है वो महफूज नहीं है। और किसी के ख़िलाफ़ भी अगर कोई गलत मुकदमा बना तो मैं उसकी वकालत नहीं करूँगा, लेकिन इजहार राय की आज़ादी और तज़लील और झूठ बोलने की आज़ादी, इसमें फ़र्क जो है वो मेरे ख्याल में, मुझे तो मालूम है, मुझे उम्मीद है कि आपको भी होगा। तो ये जो मसला है झूठी ख़बरों का, बोहतान तराशी का, सोशल मीडिया एक गटर बन जाए झूठ बोलने का और गालम गलोच का, तज़लील का, ये हमारे यहाँ एक सीरियस प्रॉब्लम है। लेकिन ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, दुनिया भर में है। अमेरिका और ट्रंप के दौर में हमने देखा, CNN ने जब ट्रंप के झूठ पकड़ने शुरू किए तो फिर एक एक तकरीर के अंदर से वो सैकड़ों झूठ निकाला करते थे। सो फैक्ट चेक जिसको कहते हैं। लेकिन तज्जियाती तौर पर तो आप कहीं भी पतंग को ले जा सकते हैं। जी, ज़रा मैं अगर मुश्ताक मिनाज को बीच में लाना चाहूँ, जो हकीकत है उसको हमने इस्टेब्लिश करना होता है, और हमारा काम जो है बतौर सहाफ़ी, रिपोर्टर सहाफ़ी, बड़ा सादा सा है कि 2-3 सोर्सेज मौजूद हैं, हम समझते हैं कि मुस्तनद ख़बर है, वेरिफिकेशन है, फैक्ट के तौर पर इस्टेब्लिश हो सकती है, 5% गलती का मार्जिन रखते हुए हम उसको कहते हैं जी कि ज़राए के मुताबिक ये। अब ज़राए नहीं है, आपका तजर्बा? गुजारिश ये है कि देखें, थोड़ा सा माहौल वैसे ही जो है ना वो सख्त हो गया। वैसे रमज़ान में तो ये इफ्तारी से पहले तो ऐसे देखे, लेकिन इफ्तारी के बाद मुश्किल से होता है। पहले तो आप ये देखें कि इस मुल्क के अंदर
एक बुनियाद डाली गई झूठ और फेक न्यूज़ की। यानी ये कोई अचानक एक दिन, ये नहीं कह सकते आपके कि 2023 या 24 में अचानक एक चीज़, एक इतना बड़ा एक फितना हमारे सामने आया जिसके तदारक के लिए चीफ जस्टिस जैसा शख्स जिसको ऑर्डर पास करने चाहिए वो भी वहाँ पर जाकर अपनी बेबसी का इजहार कर रहा है और कह रहा है कि देखें जी अल्लाह से भाई, अगर इस मुल्क में अगर मेरे और आप जैसे शख्स के ख़िलाफ़ फेक न्यूज़ है, किसी अदारे के ख़िलाफ़ है, पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ है, किसी शख्सियत के ख़िलाफ़ है, वो तो चलें कोई अपनी कोई बात बेबसी का इज़हार कर सकते हैं। जो मनसब क़ज़ा पे बैठा हुआ सबसे बड़ा मुनसफ़ आला जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और जिसकी एक रेपुटेशन भी है कि वो बड़ा यानी खड़ा होने वाला आदमी है, बड़ा क्रेडिबल आदमी है, अब वो भी जिस तरह मतीउल्लाह जान ने कहा कि वो भी वहाँ बैठ के, इससे बड़ी खबर है कि वो उसका बेबसी का इज़हार करके अब अल्लाह की तरफ जो है ना भाग गए। वो जिस तरह मरहूम सजाद कुरैशी जब गवर्नर पंजाब के कहता अल्लाह कुरैशी यार काम जो है ना, जो एक ब्यूरोक्रेसी उसको अल्लाह कुरैशी जो है ना दुआ करें। इस मुल्क के अंदर जब हमने शुरू, आपको याद होगा कि 2010, 11, 12 जब ये एक उठान थी, इब्तदा थी एक पार्टी की भी और इस मुल्क में सोशल मीडिया की भी, और एक झूठ और गालम गलोच का एक ब्रिगेड पूरा आपके पीछे लॉन्च हुआ करता था और हम इसलिए नज़रअंदाज करते थे कि भाई ये फेसबुक के ऊपर ट्विटर के ऊपर है। लेकिन हमें ये था कि हमारे पास कैमरा है, हमारे पास बड़ी स्क्रीन है, हमें इधर बैठ के यानी हमारे पास तजर्बा है, हम लाखों लोगों से शाम को खुद मुखातिब होते थे। ये हम कहते थे कि वो क्या, उनका कोई किसी के पास इंटरनेट होगा तो वो जाएगा, कोई देखेगा, कोई फेसबुक और ट्विटर किसी का अकाउंट होगा तो जाएगा ना उधर। आज ये सूरत हाल है कि हम सारे बेबस हैं। ये कैमरा भी बेबस है उनके सामने, मुनसिफ आला की कुर्सी भी, चीफ एग्जीक्यूटिव का दफ्तर भी, जो इधर पीछे अदारे बैठे हुए हैं जिनको अपनी ताकत पर बड़ा घमंड है, वो भी बेबसी का इजहार करें। एक वक्त में तो ये सारे इकट्ठे जुड़ के हमें यानी मिल के, अब मुझे वो याद है कि बाकायदा इंटर्नशिप ये ISPR में यानी बाकायदा 100-200 बंदों की हर वक्त एक इंटर्नशिप थी। उसको कहा था कि 50-50 अकाउंट बना के आप एंकरों को और सियासतदानों को जुड़ जाएं। और अब मैं ये कहता हूँ कि ये हमारे बस की बात नहीं है। वो कहते ना शेर है कि तुम ही ने दर्द दिया है तुम ही दुआ देना। जिन्होंने लाए थे अब उनको आगे से टक्कर गए कि जी टक्कर के आदमी हैं। अब वो टक्कर के आदमी उनको टकरे हुए हैं तो हम इसका आप और मेरे पास कोई नहीं, हम चीफ जस्टिस की तरह हम भी दुआ ही कर सकते हैं। लेकिन हम दुआ कर सकते हैं, तजिया भी कर सकते हैं। तो साकिब ज़रा हमें पर्सपेक्टिव दीजिएगा फेक न्यूज़ के बारे में, क्योंकि ख्याल ये किया जाता है कि फेक न्यूज़ का होना या ना होना इमैटीरियल है, आपको तो उसके इर्द गिर्द के हालात को देखना चाहिए। हालांकि दुनिया भर में बहुत तहकीक हो रही है कि फ़ेक न्यूज़ को आप डिफ़ाइन कैसे करें, उसके पंजे जो गड़े हुए हैं उनको आप प्रोफेशनली कैसे पीछे लेके जाएं। सो योर एक्सपीरियंस विद फेक न्यूज़। सो इससे पहले मैं डेफिनेशन की बात करूं, मैं सिर्फ थोड़ी सी बात करना चाहता हूं काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर, जैसे मतीउ भाई ने बात की। आई थिंक काजी फाइज ईसा का केस जो है वो एक स्पेशल केस है। जिस मनसब पे वो बैठे हैं उनके ऊपर क्रिटिसिज्म करना बनता है कि जिस तरीके की स्ट्रेटजीज वो एम्प्लॉय करते हैं उस पर क्रिटिसिज्म हो सकता है, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए ये वो शख्स है जिसके ऊपर 1 महीना पहले उसके अकीदे के ऊपर इल्ज़ाम लगा। उससे 2 साल पहले उसके तमाम ख़ानदान के ऊपर, उसकी वाइफ के ऊपर जितने इल्ज़ामात लगे, जिस तरीके से उसने उसको हैंडल किया। अभी कुछ दिन पहले भी एक और ख़बर के हवाले से उनके ख़िलाफ़ जो है वो बात की गई। अब हम इसके ऊपर जो है वो सवाल तो कर सकते हैं कि क्या उन्हें अदालत में ये बोलना चाहिए था या नहीं, बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक जज जिसको आपने मर्ड के थ्रू से गुजारा है और अब वो चीफ जस्टिस बन के बैठ गया और वो आज बेबस होकर बैठा हुआ है और वो ये कह रहा है कि अल्लाह इनसे पूछेगा, उसके लिए क्या रिकोर्स है। अगर हमारे पास ये रिकोर्स था कि वो प्रेस रिलीज जारी कर देते तो वो कितनी बार प्रेस रिलीज जारी करेंगे। अगर एक जज आज हमें ये बैठ के बोल रहा है और हम जैसे सहाफ़ियों को कि हम जो खबरें जारी कर रहे हैं और वो खबर भी नहीं है, बेसिकली आपने डेफिनेशन की बात की, वो खबर नहीं है। हम 5 लोग यहाँ पे किसी न किसी लेवल के ऊपर सहाफ़त के ऊपर रहे हैं। अगर हमारे पास हमारा रिपोर्टर आके हमें ये कहता है कि मेरे पास खबर आई है कि काजी फाइज ईसा की वाइफ जो है वो एक मीटिंग में थी, मेरा सबसे पहला सवाल उससे ये होगा कि तुम्हारा सोर्स क्या है। वो सोर्स मुझे नहीं बताएगा, मैं वो खबर पब्लिश नहीं होने दूंगा। दुनिया का कोई मीडिया उसको पब्लिश नहीं करेगा, छपी भी नहीं है वो। लेकिन सोशल मीडिया में बहुत सर्कुलेट, बट बहुत से यूट्यूबर्स ने उसके ऊपर प्रोग्राम किए हैं और वो कहा गया और उसको नाम दिया गया कि वो खबर है, वो खबर नहीं थी। और उसकी बेसिस के ऊपर जो मर्ड स्लिंगिंग की गई और जो की जा रही है वो आई थिंक बहुत, और एक बड़े चैनल की रिपोर्टर से भी वो मंसूब की जाती है अगर जो वो कहती है कि मैंने ऐसे रिपोर्ट नहीं किया था, रिपोर्ट नहीं किया, हाँ उन्होंने ऐसे रिपोर्ट नहीं किया था। लेकिन बैक टू, सो आपके ख्याल में जो सहाफियाना तौर पर हम उसकी डेफिनेशन तो बना सकते हैं कि आपके पास क्या सोर्स कौन सा है, एक सोर्स है या 2 सोर्स है, सोर्स मुस्तनद कितना है, और आप कितने एतमाद के साथ ये कह सकते हैं कि मेरा सोर्स जो है वो झूठ नहीं बोल सकता। तो 5-10% तो ये तो हो गया, लेकिन इतना टाइम नहीं है लोगों के पास। इधर से किसी ने बात की, उधर से झट से आपने
वीलॉग कर दिया, अब तो वीलॉग की दौड़ चल रही है, तो उसके अंदर तो मेरे ख्याल में मयार कुछ और हो गया। असल में वो एडिटर का इंस्टीट्यूशन ही खत्म हो गया ना। देखें एडिटर पहले प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में थोड़ा सा रिस्पांस टाइम था। अब एक आदमी एडिटर सारे वजीर बन गए ना। चले एडिटर चले वजीर भी बन जाए तो कोई ऐसा यानी बुरी बात नहीं है वजारत में जाना, वजारत में जाना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये कहना कि हम वहाँ पर सुर्खी साज, अब थंबनेल क्या है, आप एक सुर्खी यानी एक पहले आप एक सुर्खी सोचते हैं और उसके ऊपर एक वील कर देते हैं, और वो आपको 10-12 मिनट में आप देखें कि हज़ारों की तादाद में एक ख़ास मकतबा फ़िक्र की नुमाइंदगी करते हुए कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है। तो वो अब इसका कसूर जो है, अब आप देखें ना, अब ट्विटर बंद हुआ है, किसी को इस मुल्क में नहीं पता कि क्यों बंद हुआ। ये सलांगी साहब बताएंगे ना। ठीक है जी, देखिए जी सलांगी साहब को, आप सलांगी साहब आप वहाँ पर नहीं है, वो खुद ही जवाब दे सकते हैं। इनके दौर में बंद हुआ, ये भी बता सकते हैं क्यों बंद हुआ है। चलें ये किसी दिन इनके दौर में बंद है, तारड़ साहब से हम आपको बताएंगे ना क्यों बंद। बात यह है कि ये जिस तरह का अटैक चीफ जस्टिस की बेगम के ऊपर आया, इसी तरह का अटैक कभी आता है जी नवाज शरीफ को फांसी लग गई, ये थंबनेल के ऊपर, मरियम जो है ना नजरबंद हो गई, चीफ जस्टिस यरगमाल हो गए, इमरान जो ना बाहर हो गए, नवाज शरीफ अंदर हो गए, यानी ये रोजाना और की उसके ऊपर ये भी लिखा होता है लाइव मनाज़िर। मैं मुश्ताक मनाज़ से एग्री करता हूँ, मैं मुश्ताक मनाज़ से एक बात पे एग्री करता हूँ कि जिन लोगों ने इनको तैयार किया था ये कह के टक्कर के लोग हैं, तो वो कौन थे? वो स्टेट के इदारे थे जो जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ वीडियो चलवाते थे, प्रोपेगेंडा करते थे जब उनके खिलाफ रेफरेंस चल रहा था। और इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि फेक न्यूज के बिजनेस में सिर्फ आम लोग नहीं है, रियासती इदारे भी मुलव्वस। ये सबसे पहले, और ये एक बहुत बड़ा अमल है, ये सबसे पहले हम बारहा बात ये सबसे पहले कर चुके हैं। ये देखना एक मरतबा नहीं की, एक मरतबा नहीं की, 20 मरतबा की है। लेकिन उसका दूसरा पहलू भी है कि जो लोग इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल हुए और इस्तेमाल होने के बाद अब वो मासूमियत का लुबादा ओढ़ के कह रहे हैं जी कि हमें क्या पता, ये तो आपने हमें बताया था, तो वो तो मासूम तो ना ठहरे ना। फिर आप प्रोफेशनल जर्नलिस्ट का काम क्या है? जिस तरह आपने बताया कि आपके पास खबर आएगी, आपने पहना भाई सोर्स क्या है। अगर आपके पास कोई फाइल आती है और आप उस फाइल को इस वजह से बगल में ले लेते हैं कि किसी ने बड़े मोतबर शख्स ने या ताकतवर शख्स ने दिया है, तो वो आपकी अपनी फॉल्ट है। लेकिन फेक न्यूज़ के ऊपर ज़रा हम बात को आगे बढ़ाएंगे। जो एट्रीब्यूशन की हमने बात की ना, एट्रीब्यूट करना चाहिए। अब बुशरा बेगम ने आज क्या बात की, जरा यासर हकीम से बात कर सकते हैं, तो उसको हम कैसे ट्रीट करें? क्योंकि एक सोर्स अवेलेबल है, वो कह रही है कि जी मेरे खाने के अंदर, अब वो जाती तौर पर आप उसको कैसे रिपोर्ट करेंगे? अभी तो हम कह रहे हैं कि सोर्स है ही नहीं, लेकिन अब एक सोर्स वाली ऐसी खबर है जो धमाका खेज साबित हो सकती है, जो खबर मेरे ख्याल में नहीं है लेकिन ज़ाहिर सोर्स अवेलेबल है। तो यासिर आप हमारे साथ हैं? जी बिल्कुल। ये बताइएगा कि आज ये क्या मुद्दा हुआ, जरा हमें उसकी तफसील तो फराहम करें, और ये याद रहे कि हम बड़े चार्ज एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं। आप जो भी बात करेंगे उसका सोर्स जरा बड़े वाज़ेह अंदाज से बयान कीजिएगा। जी बताइए। तलत साहब, यहाँ पे तो माहौल बड़ा चार्ज है, लेकिन आज अदालत की कार्रवाई जिस तरह हमने इलेक्शन से पहले देखा कि बड़ी चार्ज होती थी, इस्तगासा की जानिब से और वकला सफाई की जानिब से आपस में बड़ी कशमकश होती थी, तल्ख जुमलों का तबादला होता था, लेकिन आज की कार्रवाई जो थी वो बिल्कुल मामूल के मुताबिक थी और बड़ी आसानी से बड़े नरम लहजे में चल रही थी। अचानक इमरान खान साहब फैमिली कॉर्नर के से उठे, हमारे सामने से गुजरते हुए हमें ये कहते हैं तमाम साफ़ियों को जो कवरेज के लिए गए थे कि मैं वापस आकर आपसे बात करता हूँ, मैं ज़रा जज साहब से एक बात कर लूँ। कुछ देर बाद वो जज साहब के पास पहुँचते हैं और डायस पर जाके कहते हैं कि मेरी अहलिया की तबीयत इंतहाई ख़राब है और वो बड़ी मुश्किल से यहाँ पर बैठी हैं, इन्हें जहर दिया गया है और इन्होंने इसकी शिकायत की है जो सब जेल में अमला था, लेकिन उन्होंने एक जूनियर डॉक्टर से इनका चेकअप करवाया है जिस पर हमें एतबार नहीं है। इनका चेकअप जो है वो कराने का आर्डर किया जाए और साथ ये आर्डर भी किया जाए कि इनका चेकअप शौकत खानम के डॉक्टर आसिम यूनुस से करवाया जाए, हमें उन पर एतमाद है। तो फाजिल अदालत के जो जज थे वो इमरान खान साहब को मुखातब करते हुए कहते हैं कि आप सारी ये जो बात कर रहे हैं आप इसकी एक दरख्वास्त लिख दें। इसके साथ ही इमरान खान साहब दोबारा जज साहब को मुखातब करते हुए इससे आगे बढ़ते हैं और ये तमाम का तमाम जो इल्ज़ाम है वो 3 अहम शख्सियात पर डालने की कोशिश करते हैं, जिनमें से 2 को नॉमिनेट भी कर दिया जाता है। लेकिन फाजिल जज उन्हें यहाँ पर टोकते हैं कि आप जो बात कर रहे हैं इसको यहाँ रहने दें, आप अपना तमाम मुद्दा जो है वो एप्लीकेशन में लिख कर दें, मैं उस पर आर्डर कर दूँगा। इसके बाद वो अपने वकला को कहते हैं कि आप एप्लीकेशन लिखें। खालिद यूसुफ चौधरी जो इनके वकील हैं वो नीचे बैठे होते हैं, वो एप्लीकेशन लिखते हैं और उसके बाद हमने ये ऑब्जर्व किया कि बुशरा बीबी खुद आती हैं उनके पास उठकर और वो खालिद यूसुफ चौधरी जो वकील हैं उनको वो ये डिक्टेट कराती हैं। ये डिक्टेशन के बाद बुशरा बीबी अपनी सीट पर वापस जाके बैठ जाती हैं, हमारी राइट साइड पर जो फैमिली कॉर्नर है।
तो उसके कोई 8 से 10 मिनट बाद बुशरा बीबी खुद वॉक करती आती हैं, जेल की एक लेडी एहलकार उनके साथ होती है, एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो है वो उनके साथ होता है, वो हमारे सामने से वॉक करती गुजरती हैं और हमारी बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे कोने में एक सहाफ़ी बैठे होते हैं जो आजकल अपना एक सोशल मीडिया का सिस्टम चलाते हैं और एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। उनके सामने जाके कहती हैं कि मैंने सिर्फ इनसे अकेले में बात करनी है या अलग में बात करनी है। तो जेल के इंतजामिया की जानिब से उन्हें कहा जाता है कि आपने जो बात करनी है वो आप यहीं पे करेंगे। तो वो कहती हैं कि मैं मीडिया पर्सनस के सामने इनसे बात नहीं करूंगी, लेकिन जेल इंतजामिया उन्हें इससे रोक देती है। तो मजबूरन वो कहती हैं चले मैं इनके सामने ही बात करती हूँ। जब वो कहती हैं कि मैं मीडिया, दूसरी दफ़ा वो कहती हैं कि मीडिया वालों से मैं बात नहीं कर रही, इसलिए आप मेरी बात नोट ना करें। तो हम में से कोई 5-6 जो रिपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं वो इस बात पर कुछ नाराज़गी का इजहार करते हैं, जिनमें से मुझ समेत कुछ 4 रिपोर्टर्स जो हैं वो बैठ जाते हैं अपनी सीटों पर, जो उनके लिए एहतराम के लिए खड़े होते हैं कि वो जो कुछ बयान करेंगी वो उसके हिंट्स हम ले लेंगे। उसके बाद वो उस मखसूस सहाफ़ी को मुखातब करते हुए कहती हैं कि मेरे खाने में हार्पिक मिलाया गया है और ये 3 कतरे हार्पिक के मिलाए गए थे जो मैंने खा लिया, जो खाना मैंने खा लिया और उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हुई, लेकिन बाद में मैंने आज तक मेरे खाने में और मेरे मुंह में उसका जायका आता है, मेरी ज़ुबान पे अब भी जलने के निशान हैं। मैंने ये तहकीक की, अब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई है, मेरी आंखों पर सोजन आ जाती है, मेरे मैदे में तकलीफ़ होती है, मेरे सीने में जलन होती है। तो मैंने ये तहकीक की तो मुझे पता चला कि हार्पिक अगर इंसान खाने में इस्तेमाल कर ले या उसके कतरे पी ले तो उससे इंसान की सेहत पर महीने या 1.5 महीने के बाद असरात जो है वो ज़्यादा वाज़े होना शुरू होते हैं और उसका अटैक आना शुरू होता है। तो मेरे खाने में भी 3 हार्पिक के कतरे मिलाए गए थे। हमारे साथ बैठे एक हमारे साथी सहाफ़ी जो थे उनसे ना रहा गया, तो उन्होंने बुशरा बीबी को मुखातब करते हुए कहा गया कि ये आज आपका दूसरा बयान है। इससे पहले आपने गुज़श्ता समात पर यह कहा था कि आपके शहद में कुछ मिलाया गया था और आपने वो शहद खा लिया। आज आप ये बयान कर रही हैं कि आपके खाने में हार्पिक मिलाया गया, जबकि आपके जो हस्बैंड है वो अदालत के सामने ये कह रहे हैं कि आपको जहर देने की कोशिश की गई है। तो ये तीनों बयानों में, आपके 3 जो बयान इनमें तजाद आ रहा है, तो आपके किस बयान को वैलिड समझा जाए? और दूसरी बात ये कि अगर जिस तरह आपके खामद और आप ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस तमाम वाक़या की इंक्वायरी कराने का अदालत हुक्म जारी करे, अगर अदालत हुक्म जारी करती है या स्टेट अपने तौर पर इस वाक़या की इंक्वायरी करती है, तो क्या आपके पास इसका कोई सबूत है कि आपके शहद में जो कुछ मिलाया गया उसका कोई सैंपल देंगी या जो खाना आपने खाया उसका कोई ऐसा शवायद आप पेश करेंगी इंक्वायरी में? तो उनका ये कहना था कि मेरे पास तो इसके कोई शवायद मौजूद नहीं है। उसके बाद वो वापस अपनी सीट पर जाते हैं। कुछ देर बाद जब इमरान खान साहब आते हैं तो वो ये कहते हैं कि मेरी बेगम के साथ काफ़ी ख़तरनाक जो है वो खेल खेला गया है और मैं इस पर चुप नहीं रह सकता। ये स्लो पॉइजनिंग का केस है और ये स्लो पॉइजनिंग करने की कोशिश की गई है। ये सारा का सारा जो है एक मखसूस इदारे की जानिब वो इशारा करके कहते हैं कि वो सब कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे खिलाफ जजों को भी इसी तरह कंट्रोल करके इस्तेमाल किया गया। और उन्होंने अपने बिल्कुल आखिर में, बिल्कुल वक्त ख़त्म हो गया इस हिस्से का, आखिर में ये बताइएगा कि उन्होंने अपनी बेगम के इस बयान के, हार्पिक के बयान के ऊपर क्या कहा, अगर कुछ कहा तो? देख, उन्होंने ये कहा कि उनकी एहलिया जो है वो इस शुबे का इज़हार कर रही हैं कि वो हार्पिक था, लेकिन वो हार्पिक नहीं था। उन्होंने एक मखसूस वर्ड इस्तेमाल किया कि इनकी बेगम को आर्सेनिक दिया गया है। तो इस पर जब उनसे सवाल किया गया कि आपको कैसे पता चला, तो उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन उनका यासर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। मिसमराइजिंग, आप अगर देखें कि हम सब भी जो हैं, हालांकि हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन जब वो बयान कर रहे थे तो बयान माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने किया, लेकिन सुनते सुनते जो है ना इसकी दिलचस्पी का अंसर जो है वो बहुत बढ़ जाता है। इमेजिन हम तो प्रोफेशनल लोग हैं, हम शायद किसी और जावी से देखें, जो आम सुनने वाला होगा उसको कितनी दिलचस्पी से सुनेगा और आखिर में अगर कहें कि वाक़तन ये साबित होगा कि जहर दिया गया था और ये हुआ, तो फिर वो वीलॉग तो बहुत चलेगा। लेट्स टेक अ ब्रेक है और उसके बाद देखेंगे कि इस किस्म के मामला को कैसे टैकल किया जाए। फेक न्यूज़, आउटराइट लाइज यानी मुकम्मल तौर पर झूठ, डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन, हम्बग, फिक्शन, ये तमाम मामला जो हैं टेकअप कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ इस वजह से नहीं कि कोई डिबेट हो रही है मीडिया की प्रोफेशनल कैटेगरीज़ के अंदर, ये तमाम मुआशरे को कहीं से कहीं भी ले जा सकता है। क्विकली अगर मती इसके ऊपर आप फोकस कर लें, अगर ये जो बयान है अब बुशरा की तरफ से और इमरान की तरफ से रिपोर्ट्स की मौजूदगी में, ये किस कैटेगरी में आएगा? मेरे ख्याल में अब तलत हुसैन जैसे नामवर एंकर ने अगर ये सारा बयान चला दिया है तो इसको हम फेक न्यूज़ तो नहीं कह सकेंगे,
वो हमारे रिपोर्टर ने बड़ी तफसील से वो बयान कर दिया है। इसमें इतना मैंने तो वो है बहुत कि सारे थंबनेल्स भी चलाए हैं, वो मुस्तरद तो नहीं है तो बजरिया, लेकिन ये रिपोर्टर ने तफसीलात बताई हैं जो उसने खुद देखा तो है। हाँ, वो ये क्या है, खबर है? इसको फेक न्यूज़ इसलिए नहीं, हम डायरेक्ट फेक न्यूज़ नहीं, फिर क्या है? हाँ, मेरे ख्याल में इसको हाइप देना जो है ना, वो एक पहलू है जिस पे सवाल उठाया जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि एक दावा है उनका, ये एक इल्ज़ाम है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए ये वो मुल्क है जहाँ पे एक साबिक़ वज़ीर आज़म पे एक कातलाना हमला हुआ, और मैं इमरान खान के नाम लूँगा, और उसकी तहकीकात का आज तक किसी को नहीं पता। और इसीलिए जब रियासत जो है बर वक्त इस तरह के इल्ज़ामात का ऊपर रद्द-ए-अमल नहीं देती, तहकीकात नहीं करती और उन तहकीकाती रिपोर्ट को सामने नहीं लाती, तो फिर लोगों के खदशात बढ़ते हैं, और ऐसे खदशे वाले मुआशरे के अंदर फेक न्यूज़ ज़्यादा पनपती हैं। तो मेरे ख्याल में स्टेट को तो अगर बड़ा हमने ही इसके ऊपर अगर तज्जियाती लेंस रखना हो तो फिर हम कैसे इसको कहेंगे? क्या हम सवाल पूछेंगे जो लोगों ने सवाल पूछे? बिल्कुल। मतलब एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा था वो ये कि आप तो कैद काट रही हैं और आपके हस्बैंड भी कैद काट रहे हैं, गलत या सही वो अलहदा बहस हो सकती है, तो उसमें आपके पास तहकीकात के क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं? क्या इंटरनेट आपका चल रहा है? क्या आपको और आपके जहन में क्या आता है? क्या सवाल पूछे जा सकते हैं ये जानने के लिए कि इस बयान को हमने कितनी हाइप देनी है, इसको खबर हमने बताना है, इसको इल्ज़ाम बताना है? क्या क्या सवाल आपके जहन में आते हैं जब आपने सुना ये? देखें, ये बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि उन्होंने इस तरह की बातें की हैं जिसके नतीजे में एक बड़ी मीडिया पब्लिसिटी जो है वो उनको मिले, ठीक, जो कि अगर मेन स्ट्रीम में नहीं भी मिलेगी तो जो व्लॉगर्स हैं वो तो इसको देंगे ही, और ये बड़ी हाइप बनी हुई है, और ये हाइप बनेगी। जो मुतवाज़न यूनिवर्स है, जो कायनात है, उसके अंदर तो ये बड़ी स्टोरी है। मवाद दे दिया गया, मवाद दे दिया। लेकिन आपके ज़हन में क्या सवाल आता है कि हाउ डू वी देन इसको किस तरह कंटेन कैसे करें सवाल पूछ के, ताकि पता चले कि ये इल्ज़ाम है, ये अफवाह है, ये क्या है? क्या सवाल आपके जहन में आता है? नहीं, मैं तो जो जेल इंतज़ामिया है जिनकी कस्टडी में है मोहतरमा, मैं उन्हीं से कहूँगा कि वो ऐसे इंतज़ामात करें कि जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं वो आप नाकाबिले तरदीद सबूत के साथ या तो उनको झूठा साबित करें, ठीक है, और या फिर जिम्मेदारी कबूल करें जो उनका इल्ज़ाम है। एग्जैक्टली। तो इल्ज़ाम की सेहत को मापने के लिए आप कुछ नहीं करेंगे क्या? इल्ज़ाम की सेहत को भी तो मापना है ना, वो ठीक है, सवाल होने चाहिए उनसे इंतजामिया से। जब उसके बारे में वो कोई तस्दीक करेंगे, कोई तफ्तीश करेंगे, तो उससे ही पता चलेगा ना। गलत बतौर इल्ज़ाम हम रिपोर्ट कर सकते हैं, दावा कह सकते हैं, लेकिन जब जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उससे क्या सवाल नहीं होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि वो सवाल तो माहौल बहुत ऐसा सारे है। होंगे ना कि एक साहब जो है मियाँ कह रहे हैं कि नहीं इनको आर्सेनिक दिया है, वो कहती हैं कि जी ये हार्पिक था, और 3 कतरे थे, 4 नहीं थे, 4.5 नहीं थे, 2 कतरे नहीं थे, 3 कतरे थे। आपको कैसे पता कि वो 3 कतरे आपने देखा? अब आपने सवाल किया ना, ये मैं इसी नुक्ते की तरफ जाने लगा हूं कि जो हमारे बहुत सारे व्लॉगर्स जो हैं वो कहते हैं कि जी मैंने चखा कि ये हार्पिक था, ये तो वही बंदा बता सकता है। हमारे एक दोस्त ने एक इंतहाई अहम शख्सियत के साथ मुलाकात की और उन्होंने मुझे 6 मरतबा बताया कि ये हुआ। मेरे पास और मालूमात नहीं है, लेकिन मैं आपको अंदर की बात बताऊं। बताइए। अंदर देखिए खान साहब, पता नहीं यहाँ पर वो बात उनका जब तक के कोई नुमाइंदा ना हो तो यहाँ ऐसी बात चलें, आप बाद में किसी और प्रोग्राम में उनको ले लें। नहीं, अगर आपने गलत बात की तो हम आपको उधेड़ के रखें, फिक्र ना करें आप करें तो मुझे देखें ना, इमरान खान की एक पर्सनैलिटी अपने साथियों के साथ एक बनाई गई इमेज, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कि जी वो बिल्कुल किसी के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, और यहाँ पे ये बेस बनाई गई है कि जो भी इंतजामिया है, जो भी रियासत है, रियासती डीजल वो उनके पाँव में पड़ गए हैं और उसको कह रहे हैं कि आप यहाँ से निकलें और आप मुल्क से बाहर चले जाएं। लेकिन वो अड़ा हुआ। इसका इस स्टोरी से क्या ताल्लुक है? मैं करता हूँ ना, देखे ना, स्टोरी से है ताल्लुक। क्या ताल्लुक है? जब इस मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता एक इल्ज़ाम लगा के आप यही कहेंगे ना जनाब, जान में यहाँ पर अगर आपकी जान और माल को ख़तरा हो जाए तो फिर आप ये जितनी भी आपकी दो मालाई और तिलिस्माती किस्म की शख्सियत कि वो अड़ गया खान ने जो है ना रियासत को भी ललकार दिया, नहीं बाहर जाएगा, खान ने जो है ना वो पाकिस्तान के अवाम के लिए जेल के अंदर मुल्क से, ये अल्टीमेटली आपने ये देखना है किसी दिन कि ये आखिरी ये कि यहाँ पर चूँकि हालात बहुत ख़राब हो गए, जान को नहीं जी, जान मरने लगे जी, बस तो ठीक है तो भेज दें भाई।
जैसे अब ये देखें ना, अब ये तखय्युल की उड़ान है, जाते ये हैं तखय्युल और तजिए की उड़ान है, तखय्युल और तजिए की उड़ान है आपकी। वो मैं समझता हूँ कि आपने इससे एक बुनी है आप स्टोरी। नहीं वो अच्छा आगे अगली बात भी करूँ ना। मुश्ताक साहब के लिए आपको बाहर जाना याद होगा, ultimate solution। आपको याद होगा कि हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बीमार थे, उनको आपको पता है जेल से हॉस्पिटल ले जाया गया। उनकी सेहत के बारे में पीटीआई ने बहुत सारी बातें, वही बात सर, जब उन्होंने कहा कि इनके प्लेटलेट्स के, यही इमरान खान थे, यही यास्मीन राशिद थी, यही थी, उन्होंने कहा जी हमने मेडिकल रिपोर्ट देखे हैं, ये यहाँ पर इनकी जान को खतरा है, इनको फौरी तौर पे आप एयर एम्बुलेंस के जरिए भिजवा दें। वो कह रहे थे जल्दबाजी में उनको मिसलीड किया था। तो बस देखे ना, तो फिर ये क्या हुआ? हाउ वुड यू रिपोर्ट दिस स्टोरी? क्या स्टोरी? ये स्टोरी है, अफवाह है, इल्जाम है, क्या है, क्या करें इसका? इट्स डेफिनेटली अ स्टोरी, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो सोर्स की अपनी क्रेडिबिलिटी है ना, सबसे पहले हमें वो देखनी पड़ती है कि सोर्स की क्रेडिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ जज करने की, कि वो कैसे जज कर सकता है कि इसको 3 कतरे मिले। अगर बुशरा बीबी ये क्लेम कर रही हैं कि उन्हें 3 कतरे मिले, तो एज अ जर्नलिस्ट, एज एन एडिटर, आपको देखना होगा कि क्या उनकी इतनी क्रेडिबिलिटी या उनकी कैपेबिलिटी थी, वो उसको जज कर सकती है। क्रेडिबिलिटी को छोड़ना, कैपेबिलिटी के ऊपर आ जाए, ज्यादा आसान है। क्रेडिबिलिटी बिकम वो एक मॉरल इशू बन जाता है। बट ये वाला जो केस है, इसमें इंस्टेंस दूसरा है, बिकॉज इस केस के अंदर वो अग्रीव्ड पार्टी है, शी इज अ विक्टिम, और ये एक पॉलिटिकल केस है। सो पॉलिटिकल केस के अंदर अगर एक अग्रीव्ड पार्टी एक एक्यूजेशन जो है वो लगा रही है, तो उसका वजन हकीकत के करीब हो जाता है। नहीं, I'm just trying to understand सिर्फ इस वजह से कि वो इल्जाम लगा रही है और एग्रीव्ड पार्टी है, तो हमने देखा है कि बहुत सारे एग्रीव्ड पार्टी जो है वो बड़ा बड़ा खेल भी खेलते हैं। नहीं, बट आपको सिर्फ अग्रीव्ड पार्टी का वर्जन तो नहीं देना, जैसे मुर्जा सोलंकी साहब ने बात की कि आप दूसरी तरफ का वर्जन भी लेंगे। आप जेल से पूछेंगे कि वहां पे ये सहूलियात अवेलेबल है कि नहीं, फिर ऊपर से ये भी पूछें, आप किसी साइंटिस्ट को बुला के पूछ लें कि हार्पिक के बारे में जो क्लेम किया गया है कि ये स्लो पॉइजनिंग है, 1 महीने के बाद जाके ये रिएक्ट करता है, आप किसी से पूछेंगे, वो आपको बता देगा यार ये सब। तो जब आप स्टोरी तमाम की तमाम करेंगे तो आपको कम से कम 4-5 लोगों से बात करनी होगी, और उसके बाद जाके आपको वीलॉग करना होगा। जेल से निकलते हुए आपको नहीं कहना कि ओहो आज जो स्टोरी मेरे पास आई है ना जी, वो ये है कि मियां बीवी दोनों को मारा जा रहा है, और ये स्टोरियां बन रही हैं। ब्रेक के बाद आएंगे कि हम बतौर प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, क्योंकि हमने अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए काम किया। सिर्फ एक चीज आपने पिछले सेगमेंट में बात की थी कि CNN ने जो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस को फैक्ट चेक करना शुरू कर दिया था। जब उसको प्रेसिडेंसी से हटा दिया गया, वो झूठ बोल रहा था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाना भी बंद कर दी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 मिनट के बाद उन्होंने इसकी हटा दी थी, और ये बताया था कि ये झूठ बोल रहा है, अपनी एयरवेव्स के ऊपर हम झूठ नहीं जाने देंगे। अमेरिका में जमहूरियत बड़ी जबरदस्त है। लेट्स कम बैक इनटू दिस प्रोग्राम। फेक न्यूज़ का ज़माना है। जो मुस्तनद सहाफ़ी हैं उनको बार बार इसरार करना होगा कि सहाफ़त करने के लिए, भले मीडियम कोई भी हो, आप सोशल मीडिया का मीडियम इस्तेमाल कर रहे हो, टीवी हो, रेडियो हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और मामलात हो, फेसबुक के ऊपर काम कर रहे हो, इंस्टाग्राम हो आपके सामने, या आप किसी जगह बैठकर बात ही कर रहे हो, तो आपने कुछ असूल के मुताबिक काम करना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि फ़ेक न्यूज़ तवातर से बढ़ती चली जा रही है। अब इसको हम टैकल कैसे करें? आई थिंक दैट्स द की क्वेश्चन, कि हम सब जो है या न्यूज़ से हमारा वाबस्तगी रही है या है, इसको टैकल क्या करें? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले तो जो सोसाइटी के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के हवाले से बदएतमादी है उसको ख़त्म करना होगा, और उसके बाद जो हमारे जमहूरी जो इदारे हैं उनको मजबूत बनाना होगा, और जो इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है वो ख़त्म करनी होगी। प्रोपेगेंडा जो रियासत की तरफ से किया जाता है उसको ख़त्म करना होगा। उसके बाद जैसे साकिब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि पूरी दुनिया में इस हवाले से तहकीक होती है कि सोशल मीडिया का जवाब सोशल मीडिया से, अगर फेक न्यूज़ है तो उसका जवाब ट्रुथ के साथ स्टेट को इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन, इमीडिएट फैक्ट्स को सामने लाके उसको काउंटर करना होगा। अगर हम फेक न्यूज़, स्पेस डोमिनेशन जिसको कहते हैं कि आप सच से, हकायक से स्पेस को डोमिनेट करें, तो अगर हम फेक न्यूज़ का मुकाबला पुलिसिंग से करना चाह रहे हैं, डंडे से करना चाहते हैं, तो इसका मुकाबला हम नहीं कर सकते, क्योंकि कंट्री के अंदर तो आप कुछ लोगों को दबा लेंगे, लेकिन ये जो सोशल मीडिया ये सिर्फ मुल्क के अंदर रहने वालों के इस्तेमाल में नहीं है। कुछ तो पुलिसिंग करनी पड़ेगी। नहीं, कुछ तो पुलिसिंग करनी पड़ेगी, इसलिए कि दुनिया भर में पुलिसिंग या रेगुलेशन, आप नाम, दुनिया में कितने साफियों को फेक न्यूज पे अरेस्ट किया जाता है। इस तरह की बात ना करें, फौरन ही पुलिसिंग पे तो नहीं जाना चाहिए ना, वो इससे पहले भी कुछ होना चाहिए। रेगुलेशन आपको करनी पड़ेगी कंटेंट की। ये जो टेक जायंट्स हैं, ये एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं। कई टेक कंपनियां कई रियासतों से ज़्यादा ताकतवर हैं। ये नहीं हो सकता कि आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो कि एक पूरी सोसाइटी को डिस्टेबलाइज कर दे
और हैजान बपा कर दे, वायलेंस हो, कुछ भी हो, और आप उसकी जिम्मेदारी ना लें। आप उसे बंद ये कर नहीं हो देंगे। सकता। ट्रम्प का ट्विटर बंद ये नहीं हो सकता। ट्रम्प का ट्विटर बंद नहीं हुआ था। यूट्यूब बंद कर देंगे। ट्रम्प का ट्विटर बंद हुआ था। नहीं, ट्विटर कंपनी ने किया था और पब्लिक ओपिनियन के ऊपर सर्वेस के बाद किया था, लोगों की राय लेके किया था, पुलिसिंग नहीं की। मैं आपको बताऊं, लेकिन स्टेट के इदारों ने नहीं किया। ट्विटर की जो एडिटोरियल पॉलिसी है ना, उसके तहत उन्होंने बंद किया था। एडिटोरियल पॉलिसी सर्वे हुआ, उसके बावजूद ओपिनियन भी लिया गया। स्टैंडर्ड्स के और ऊपर आज जो टिकटॉक के ऊपर क्या पॉलिसी है अमेरिका की? भाई जिनकी कंपनीज है उन्होंने अपनी पॉलिसी, तो अमेरिका ने चाइना के ऊपर जो किया वो कंटेंट की वजह से नहीं किया। वो कंटेंट वो एक कमर्शियल नहीं सर, वो कमर्शियल एक बहुत बड़ा डाटा हार्वेस्टिंग के बाद पॉलिटिकल नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। और वहां पे जो इदारे हैं नेशनल सिक्योरिटी का मेन नेशनल सिक्योरिटी है, हमारी तरह नहीं है कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे आप जो है। ये शिकागो में अल कैपोन को जब गिरफ्तार किया था तो वो उसके माफिया की सरगर्मियों पे नहीं, टैक्स फ्रॉड पे। अच्छा, ये आप अल कैपोन का मिसाल तो मुझे बड़ी मतलब अल कैपोन का इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो उस तरह आगे आपने कहा था इन्होंने माफी क्यों नहीं मांगी? इसके ऊपर बहुत ज्यादा इनके दौर में बंद हुआ, जो गवर्नमेंट ने बंद किया। बिल्कुल बंद हुआ। और ये कैसी गवर्नमेंट है जिसको पता नहीं है कि ट्विटर किसने बंद किया और कैसे बंद किया? आपने माना नहीं, माना भी नहीं। आपका अल कैपोन आ गया था और 25वीं दफा बता रहा हूं, मैंने बताया था कि पीटीए से पूछे, हमने बंद अच्छा ये बताया था कि पीटीए से पूछो, पीटीए के चेयरमैन क्या कह रहे हैं आपको पता है? तो वो पीटीए के चेयरमैन क्या है मुझे पता ही नहीं है। मुझसे क्यों माफी मांगवा? गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट है उसको एक्सप्लेन करना चाहिए ना कि एक दूसरे अब तो नहीं है ना, लेकिन बंद अब भी ना तारड़ साहब से। चलिए आप तो वापस आ गए। जो अमेरिका के अंदर जो प्योरिस्ट है ना, टिकटॉक की बात कर रहे थे आप, उन्होंने बहुत ज्यादा इसके ऊपर लिखा है कि इसके पीछे सिर्फ एक और एक रीजन है, वो जीनोफोबिया है। वहां पर जो चाइनीज कंटेंट के हवाले से जितनी बात की जाती है उसी के पीछे ये लेजिस्लेशन है। बट आपने जो पहले बात की ना कि रियासत को ये करना होगा कि जो है वो सच फैलाना होगा, रियासत ने आई थिंक कभी भी सच कभी नहीं फैलाया। उसका काम है प्रोपेगेंडा करना। कोई भी रियासत ले लें, इनफैक्ट आप अगर डीप स्टेट जहां पर भी है वो अपने इदारों के खिलाफ नहीं, इंसानियत के खिलाफ नहीं, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नहीं, यूटोपियन हो जाएगा। रियासत ये नहीं करता, ये यूटोपियन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है सर। जब से बाहर के ममालिक में ऐसे नहीं होता। क्योंकि मैं वर्ल्ड डिस्ट्रिक्ट बाहर के ममालिक में अदना ऐसे से नहीं तालिब इल्म हूं, तो मैं तमाम तर एहतराम के साथ आपसे डिसएग्री करूंगा। आई कैन गिव यू टेंस ऑफ एग्जांपल्स। सर एक एग्जांपल, टेंस ऑफ एग्जांपल्स। जब से दुनिया बनी है, इस दुनिया का सबसे जो बड़ा वाकया, सबसे पहला वाकया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाला गया, वो फेक न्यूज की बेसिस के ऊपर था। जब से दुनिया बनी है फेक न्यूज है। वर्ल्ड वॉर 2 की बात कर रहे हैं, सारी की सारी कंटेस्ट। सुभान अल्लाह, ये हमारा हाल हो गया कि अब हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर की मिसाल दे रहे हैं सोशल मीडिया पे पाबंदियों को जस्टिफाई करने के लिए। बात तो सुनिए, मैं पाबंदी की बात नहीं कर रहा, मैं कहां पहुंच गए हम? सर मैं पाबंदी की बात नहीं कर रहा। सोशल मीडिया सोशल मीडिया पे मैं कहता हूं कि पाबंदी की हमायत तो कोई मेरे ख्याल को फातर शख्स ये कहता है। सर आप आंखें बंद कर लें, पूरी दुनिया से कट ऑफ कर लें, हमें सोशल मीडिया ब्लैकआउट कर लें, सोच रेगुलेट करना चाहिए, अपने आप को कंटेंट को देखना चाहिए। अब जो चीज है, लेकिन ये नहीं है कि आप अगर ट्विटर पे नहीं है ट्विटर बंद कर दें, फेसबुक है तो फेसबुक बंद कर दें। सर इस दुनिया का सबसे बड़ा सवाल अगर हमारे नेशनल सिक्योरिटी को कोई वाकई थ्रेट है तो हमें उसका तदारक किस तरह करना चाहिए कि उसके कंटेंट को डिलीट करें। रेगुलेशन कंप्लेन करें, प्रोसेस बनाएं, प्रोसीजर बनाएं। एक मिनट, इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो इस वक्त फेक न्यूज के हवाले से है कि आर्बिटर ऑफ ट्रुथ कौन होगा। यूट्यूब के ऊपर जितना भी फेक न्यूज आता है, यूट्यूब का ये कहना है कि हम एज अ प्राइवेट एंटिटी आर्बिटर ऑफ ट्रुथ नहीं हो सकते, हम लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच देते हैं। और इसी सवाल की वजह से बहुत सी रियासतें हैं दुनिया में, जैसा आपने कहा कि उन्होंने रेगुलेट किया है और उनकी वजह से सहाफियों को गिरफ्तार किया है। नहीं, उन्होंने गिरफ्तार किया, पुलिसिंग भी किया। और ये स्लिपरी स्लोप है। जब सहाफी आके ये कहना शुरू करें कि ये रेगुलेट होना चाहिए, सहाफी के लिए रेगुलेशन सबसे बड़ी उसका एडिटर है। अगर हम एज अ सहाफी बैठ के यहाँ पे ये कहना शुरू कर दें कि इसको रेगुलेट रियासत करेगी और रियासत बताएगी कि क्या सच है, तो वो आई थिंक हमारे अपने लिए नहीं, बहुत रियासत को शायद अगर एडिटर का जो अब तो ये एडिटर जो है इसका इंस्टीट्यूशन तो इश्तिहारात मानने के लिए मैं आपको बता, पार्लियामेंट भी ऐसी होगी, मुझे ऐसे ही होगा, सारे फेक बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं और ये सियासतदानों से ज्यादा फेक न्यूज कोई नहीं फैलाता। पार्लियामेंट में तकरीर करना हो या काम ही है ना, उनका तो सोशल मीडिया के ट्रॉल्स को फेक नजर आता है, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं, बाकी सब सच्चे तो नहीं है ना। आप ना चलाएं, आपका एल कैपोन खत्म हो गया था, मैं प्रोग्राम ओके, आई विल लीव इट देयर। हम आपको ये बता दें कि सहाफत के जो असूल हैं वो ऑलमोस्ट साइंटिफिक हैं। अगर आप उन असूलों को लागू करना चाहें, उसके बावजूद बहुत सारी फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन की गुंजाइश बनती है, लेकिन हमें जो इस वक्त लग रहा है उन असूलों पर बहस नहीं होती।
बहस ये होती है कि किसने रेगुलेट करना है और कितना रेगुलेट करना है। मेरे ख्याल में अगर हम स्टोरी की बुनियाद के ऊपर वापस चले जाएं और ये इस्टेब्लिश कर जाएं कि फ़ैक्ट को आपने बतौर फैक्ट इस्टेब्लिश कैसे करना है, तो बहुत सारा झूठ आज खुद ख़त्म हो जाएगा। बदकिस्मती से इसके ऊपर पैसे नहीं बनते। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।